अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम चैप्टर 1 पे थे। चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 10 साइंस स्टूडेंट का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने लगे। पार्ट नंबर 1 के 3 ही सवाल जो आपके इंपॉर्टेंट थे वो आपको करवा दिए गए। ठीक है, वही 3 अच्छे से तैयार करने, वही आपके पेपर में आते हैं। अब पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को दिया गया है सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। उन्होंने आपको क्वेश्चन जो दिया है उसको कह दिया है कि भाई इसको फैक्टराइजेशन की मदद से हल करें। मतलब सवाल को सोल्व करने का, इक्वेशन को सोल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। ठीक है, बेसिक आपके 3 तरीके होते हैं। फैक्टराइजेशन होती है, और आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, और आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है। लेकिन इधर क्वेश्चन आपको मेंशन है कि आपने इसको फैक्टराइजेशन से ही सोल्व करना है। अब बच्चों का क्या मसला है, बच्चों को फैक्टराइजेशन समझ नहीं आती, बच्चों को फैक्टराइजेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है। लेकिन मैं आपको ऐसे मेथड से इंशाल्लाह आज करवाऊंगी कि आपको इसमें मसला नहीं आएगा क्वेश्चन में। अच्छा, क्वेश्चन है क्या, आप ज़रा ध्यान से देखें, इसको समझने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है x² - x - 20। इसको सोल्व करना है फैक्टराइजेशन के ज़रिए। अब फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तरीका सीखें, बहुत ही आसान है और आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। सबसे पहले x² का कोफिशेंट लेना है। अब x² का कोफिशेंट क्या होता है, कुछ बच्चों को कोफिशेंट की समझ नहीं आती। x² का कोफिशेंट का मतलब होता है, मैं आपको इस पे समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि 2x², तो इधर x² का कोफिशेंट क्या है, 2। x² का कोफिशेंट क्या है, 2। 2x², तो x² का कोफिशेंट 2 है। आपके पास होगा इक्वेशन में 3x² - 2x + 1। तो इस इक्वेशन में x² का कोफिशेंट क्या है, 3। ठीक है, तो x² के साथ जो उसकी कीमत बताई हुई है वो उसका कोफिशेंट होता है। ठीक है, मतलब कि अगर आपके पास 3 एप्पल्स है तो वो आपको लिख के देंगे कि 3 एप्पल्स, वो आपको यूँ मेंशन करेंगे 3 एप्पल्स। अब पढ़ने वाला इसको एप्पल नहीं, वो इसको 3 एप्पल पढ़ेगा। ठीक है, क्यों, हम चाहते हैं हम बताएं कि भाई 3 एप्पल हैं, तो हम इधर 3 एप्पल्स बनाने के बजाय बल्कि लिख देंगे 3 एप्पल्स। हम एप्पल्स की तादाद बता रहे हैं 3 एप्पल्स, तो एप्पल का कोफिशेंट क्या हुआ, 3, तो इसको कहते हैं कोफिशेंट। तो इसका मतलब सबसे पहले आपने x² का कोफिशेंट देखना है। x² का कोफिशेंट यहाँ पे क्या है, 3। तो जो इक्वेशन में x² का कोफिशेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल हमारा सवाल ये है। अब बच्चे कहेंगे x² का कोफिशेंट नहीं है, x² के साथ अगर कुछ नहीं है तो फिर वो 1 है, 1x² है, क्योंकि ये x² 1 टाइम है तो 1x² है। तो इसका मतलब x² का कोफिशेंट क्या है, 1। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सेब है, एक एप्पल है, तो यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 1 एप्पल है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये तो 1 एप्पल है, तो इसका कोफिशेंट क्या हुआ, 1 एप्पल। इसी तरह जब x² का साथ कोफिशेंट इसका नहीं होता तो इसका मतलब भी वो 1x² है, इसके साथ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका कोफिशेंट क्या होगा, 1, जब कुछ नहीं। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई कि कोफिशेंट है क्या। तो इसका मतलब x² का कोफिशेंट क्या है, 1। सबसे पहले आपने x² का कोफिशेंट देखना है, वो क्या है, 1। आपने इसको साइड पे लिख लेना है जाके, 1 को, 1 है भाई x² का कोफिशेंट। दूसरी कीमत आपने लेनी है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट इस इक्वेशन में कौन है, कांस्टेंट कहते हैं जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। वेरिएबल किसे कहते हैं, जैसे कि x² ये वेरिएबल है। ठीक है, और मैं आपको और मिसाल दे देती हूँ वेरिएबल की। जैसे कि इक्वेशन आपकी y की फॉर्म में है, तो यहाँ पे वेरिएबल y है, तो ये भी वेरिएबल वाली होगी, ये भी वेरिएबल होगी, इसके साथ y नहीं है, तो ये हमारे पास कहलाती है कांस्टेंट। सबसे पहले ये बात समझ लें, कांस्टेंट कहते किसको हैं। तो कांस्टेंट वो होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। जैसे कि 4 के साथ यहाँ पे ना y है ना y² है, इसका मतलब 4 जो है हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, एक और मिसाल ले लेते हैं, p² + 2q + 3 = 0। अब यहाँ पे ये भी वेरिएबल है, q भी वेरिएबल है, 3 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे 3 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। तो आपको दो चीज़ें मैंने समझा दी हैं, एक ये कि x² का कोफिशेंट क्या होगा, जो x² के साथ वाली कीमत होगी, उससे पहले जो दी होगी, जो उसकी तादाद बता रही है कि x² कितने टाइम है, 1 टाइम है x², तो x² का कोफिशेंट क्या हुआ, 1। और दूसरी चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कांस्टेंट। इक्वेशन में कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, जो आपके पास जिसके साथ वेरिएबल ना हो, जैसे कि 3 के साथ वेरिएबल नहीं है, तो 3 हमारे पास कांस्टेंट है। तो उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गया कि कांस्टेंट क्या है। तो x² के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो x² का कोफिशेंट ले लिया 1,
एंड कांस्टेंट क्या है -20। ठीक है, जो भी कीमत आपने कांस्टेंट की लेनी है उसके साइन के साथ लेनी है, उसका साइन उससे पहले होता है। तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट जो है वो 20 नहीं बल्कि -20 है। आपने आपका अपना कांस्टेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई कराना है। किसको? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कराना है। अभी मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई बाय -20 तो क्या आ जाएगा? -20। ठीक है, पहली चीज़ ये थी। सबसे पहला काम क्या था? आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना है और कांस्टेंट कीमत लेनी है और दोनों को कर देना है मल्टीप्लाई। हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। हमने 1 लिया और हमारे पास कांस्टेंट क्या है? -20। हमने -20 लिया और हमने किया इनको मल्टीप्लाई। 20 1 ज़ा 20, -20 1 ज़ा -20 आ गया। ठीक हो गया। अब क्या करना है? अब हमने देखना है एक्स का कोफिशिएंट। जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट समझाया, एक्स स्क्वायर के साथ वाली कीमत उसकी कोफिशिएंट कहलाती है, बिल्कुल उसी तरह एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है? उसकी साथ वाली वैल्यू। अब एक्स के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा और साथ माइनस है तो -1 होगा। इसका मतलब कि एक्स के साथ का जो आपके पास नंबर है वो है -1। -1। तो दो चीज़ें देखनी थी, एक एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके रखना है और एक एक्स के कोफिशिएंट को ले लेना है। ठीक है, अब ये -20 और -1 का करना क्या है? इनका आपको मैं बताती हूँ। ठीक है, -20 और -1 का करना क्या है? हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से 20 आए और प्लस माइनस करने से 1 आए। अब बच्चों को ये बात समझ नहीं आती कि ये क्या है कि मल्टीप्लाई करने से 20 आए और प्लस माइनस करने से 1 आए। तो मैं इसका एक बहुत आसान तरीका बताऊंगी। आप सबसे पहले इस 1 को रहने दें, आप 20 देखें किस किस टेबल पे आता है और देखने का तरीका क्या, आपने 1 के टेबल से स्टार्ट करना है। 1 के टेबल पे 20 कब आता है? 1 20 ज़ा 20। फिर 2 के टेबल में देखना है, 2 10 ज़ा 20। देन 3 के टेबल में देखना है, अब 3 के टेबल में 20 आता नहीं। देन 4 के टेबल में देखना है, 4 5 ज़ा 20। फिर 4 के बाद क्या आ गया? 5 5 4 ज़ा 20। जहाँ पे रिपीट हो जाए, मतलब क्रॉस हो जाए, जैसे 4 5 आए आगे 5 4 आ गए। ठीक है, रिपीट हो जाए, 4 5 के बाद आ गया 5 4, वहाँ पे स्टॉप हो जाना है। अब देखना है आपको इधर से आपका पेयर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? अब देखें, सबसे पहले हमने देख लिया कि 21 के टेबल में भी आ रहा है, 2 में भी आ रहा है, 3 में आ नहीं रहा था, 4 में भी आ रहा है और क्योंकि ये रिपीट हो गया 4 5 ज़ा और 5 4 ज़ा, तो वहाँ पे आपने स्टॉप हो जाना। अब पेयर यहीं से मिलेगा। अब पेयर ढूंढा कैसे? मल्टीप्लाई करने से तो 1 20 ज़ा भी 20 है, 2 10 ज़ा भी 20 है, 5 4 ज़ा भी 20 है, 5 4 ज़ा भी 20 है और 4 5 ज़ा भी 20 है। लेकिन हमने इनमें से पेयर कौन सा लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने से तो 20 आ रहा है, प्लस माइनस करने से -1 भी आ रहा हो, प्लस माइनस करने से 1 भी आ रहा हो। चलिए माइनस को आप फिलहाल रहने दें, आप देखें 1 भी आ रहा हो। तो 20 को 1 में ऐड करें तो 21 बन जाएगा और अगर माइनस करें तो 19 बन जाएगा। ऐड करेंगे तो 21 और इनको माइनस करेंगे तो 19। तो ना मुझे 19 चाहिए ना मुझे 21 चाहिए, सो मतलब ये हमने नहीं लेना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब 10 को 2 में ऐड करें तो 12 बनता है और अगर इनको माइनस करें तो 8 बनता है। अब मुझे ना 12 चाहिए ना मुझे 8 चाहिए, तो ये भी मैंने कर दिया कैंसिल। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पेयर में, 4 और 5 को प्लस करें तो 9 बनता है और 5 में से 4 को निकाल लें तो 1 बनता है और हम ढूंढ किसको रहे थे? 1 को। इसका मतलब ये हमारा पेयर है। अब 4 5 पेयर लें या 5 4 लें, तो 4 5 और 5 4 में कोई फ़र्क नहीं है, या ये ले लें या ये ले लें, एक ही बात कहलाएगी। ठीक है, मतलब पेयर हमें मिल गया 4 5। अब हमने पेयर का करना क्या है, अब मैं भी वो भी समझाती हूँ। आपने सबसे पहले अपना पेयर लिख लेना है। 4 और 5 मिला है, ये दो ऐसी ख़ास कीमतें हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 20 आता है और जिनको माइनस करें तो 1 आता है। ठीक है, या तो प्लस करने से आए कीमत या तो माइनस। ठीक है, तो माइनस करने से आ रहा है, 5 में से 4 निकालने तो 1 आ रहा है और 5 4 को मल्टीप्लाई करने से 20 आ रहा है। तो अब हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले अपना वेरिएबल देखना है, क्योंकि यहाँ x की फॉर्म में यूज़ हुई है। y की फॉर्म यूज़ होती तो हम y ले लेते, क्योंकि यहाँ x यूज़ हुआ है। हमने अपने पेयर के साथ x लगाना है, 4 के साथ भी x लगाया, 5 के साथ भी x लगाया। अब रह गया साइन। साइन कैसे लेना है, हमने अपने x के साथ जाके साइन देखना है। x के साथ माइनस है तो बड़ी कीमत के साथ आके माइनस लगा देना है, और x के साथ अगर प्लस होता तो बड़ी कीमत के साथ हम क्या लगा लेते? प्लस। और छोटी कीमत के साथ हम वो साइन लगाएंगे जिसकी वजह से 1 बन जाए। अब अगर छोटी के साथ मैं माइनस ही लगा दूं, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 4
9 बन जाएगा, लेकिन मुझे तो 1 चाहिए था, तो मैं छोटी के साथ प्लस लगाऊंगी। ये मैंने अपनी अकल इस्तेमाल करनी है कि छोटी के साथ प्लस लगाऊं या माइनस, लेकिन बड़ी के साथ आपने हमेशा वही साइन लगाना है जो यहाँ पे आपके पास एक्स के साथ साइन होगा। एक्स के साथ माइनस है तो आपने बड़ी के साथ यहाँ पे क्या लगाया, माइनस, और छोटी के साथ क्या लगाया, प्लस। अब हमारा पेयर तैयार है। अब पेयर का करना क्या है, पहली कीमत मतलब कि एक्स स्क्वायर वाली कीमत एज इट इज़ आती है, ठीक है। अब ये जो माइनस एक्स है ना, इसकी जगह पे हमने अपना पेयर तैयार किया है। माइनस एक्स नहीं लिखना, अब माइनस एक्स की जगह पे हमने लिखना है +4x - 5x, +4x - 5x, ये लिखना है हमने, ठीक है। अब ये माइनस एक्स नहीं लिखना, क्योंकि हमने इसकी जगह पे एक पेयर ऐसा तैयार किया है कि जिसको वाकई माइनस करने से यही बनता है, मतलब 5x में से 4x निकाल लो तो -x ही आएगा, क्योंकि 5 में से 4 गया तो 1, लेकिन माइनस बड़ी कीमत के साथ है इसलिए -1, तो मतलब 5x में से 4x निकाला तो -x, तो हमने अपना ऐसे ही पेयर तैयार किया है जो इसकी जगह ले सकते हैं। तो -x की जगह हमने लिखा +4x - 5x, फिर -20 एज इट इज़, मतलब एक्स स्क्वायर भी एज इट इज़, कॉन्स्टेंट भी एज इट इज़। ये जो हमारा सेंटर वाला थी, मतलब सेंटर वाला ये जगह चेंज भी हो सकती है, तो जो बस -x वाली कीमत है उसकी जगह हमारा नया पेयर आ गया, तो =0 का =0। तो उम्मीद है कि आपको ये पता चल गया होगा कि हमने पेयर कैसे लिया, कि जिसको मल्टीप्लाई करने से 20 भी आ रहा है और प्लस माइनस करने से 1 भी आ रहा है, -1 भी, ठीक है। अब क्या करना है, अब बहुत ज़्यादा आसान हो गया सवाल, बाकी सवालों में भी यहाँ से ऐसे ही करना है, ठीक है। करना क्या है कि आपने जो है पहली दो कीमतों में से कॉमन निकालना है। एक्स स्क्वायर और 4x में कॉमन देखें एक्स से, एक्स स्क्वायर और 4x में कॉमन क्या है, एक्स, इसमें से कॉमन निकालें एक्स, अंदर बच गया x + 4, और इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस दोनों के साथ है, माइनस कॉमन आएगा, और 5 और 20 किस टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं, 5 कॉमन आएगा। अब 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 5 आ जाए, तो 5 1 = 5, तो 1 बचा, तो 1 लगाते नहीं होते, तो x आ गया, 5 बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचा, x। अब 5 अगर माइनस बाहर रखें तो अंदर का साइन चेंज होता है, अब माइनस बाहर है तो अंदर क्या है, माइनस, तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 5 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 20 आ जाए, 5 4 = 20 = 0 का 0। अब देखें x + 4 और x + 4 दोनों में x + 4 कॉमन आ जाएगा, x + 4 आ गया, तो बचा क्या, हमारे पास बचेगा x - 5, तो ये आ गया x - 5 = 0, ठीक है। कुछ बच्चों को समझ नहीं आती तो ये देख लें कि ये जो सेम है, एक दफ़ा ये लिखना है और एक दफ़ा जो बाहर वाली कीमतें ये लिखनी है। अब इसको भी =0 रखेंगे, x + 4 = 0, क्योंकि ये भी 0 के इक्वल है, और x - 5 को भी =0 रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से x की कीमत निकाल लेंगे, +4 है तो उधर जाके -4 होगी, और यहाँ से 5 एक x की कीमत निकाल लेंगे, ये -5 है तो ये इक्वल के दूसरी तरफ जाके +5 हो गया। और इसको आपने इस तरह ब्रैकेट्स बना के सोल्यूशन सेट में लाजमी लिखना है। कुछ टीचर्स इसके मार्क्स कटिंग करते हैं पेपर्स में, ठीक है। यहाँ पे लिखना है सोल्यूशन सेट, और जो उर्दू मीडियम है वो लिखेंगे इधर हल सेट लिखेंगे, ठीक है। और ये लाजमी लिखना है, इसके 0.5 मार्क्स कुछ टीचर्स काट लेते हैं अगर इसको ब्रैकेट्स में ना रखा जाए, इसको लाजमी ब्रैकेट में रखना है। तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल तैयार है, आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझने की कोशिश करें, तो आपको नहीं समझ आए तो इसको दोबारा से देखें, इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगी। और ये इस एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अभी तक शॉर्ट क्वेश्चंस में आ रहा है।